Hello students, welcome back to the channel. So today we are going to continue this chapter structural organization in animals. इस पार्ट में बस हमारा एलिमिनेशन पार्ट बचा हुआ है फ्रॉग का. फिर इसी पार्ट में हम पूरे के पूरे चैप्टर को ख़त्म कर देंगे. और इस चैनल पे आपको एनसीईआरटी की लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन मिलती है. आपको करना बस ये है कि जो बताऊँ उसको समझना है और बाद में एक बार एनसीईआरटी रीड कर लेना है. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट इट. ओके, सो यहाँ से हमारा एलिमिनेशन स्टार्ट होता है फ्रॉग का. यहाँ तक हम पहले कर चुके हैं. यहाँ से स्टार्ट करते हैं. द एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इज़ कैरिड आउट बाय अ वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम. इसका क्या मतलब है? जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट इसका क्या मतलब समझेंगे? यूरिया. ओके, लाइक ह्यूमंस यूरिया एलिमिनेट आउट करते हैं, उसी तरह फ्रॉग्स भी यूरिया ही एलिमिनेट आउट करते हैं. ठीक है, तो उसको अपन नाइट्रोजनस वेस्ट कर रहे हैं. और ये बोलना चाह रहा है कि हमारे पास जैसे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम बहुत डेवलप्ड रहता है, लाइकवाइज फ्रॉग्स के पास भी डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम रहता है. ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ किडनी, ऑफ कोर्स यूरेटर्स होते हैं, उनके में क्लोएका भी होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है. ये तीन हमारे में कॉमन है. अच्छा, मैं साथ साथ में ह्यूमंस को इसलिए लेके चल रही हूँ क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें सेम रहती हैं. ठीक है, तो आपको समझने में, याद करने में इजी पड़ेगा. पेयर ऑफ किडनी होती है, ऑफ कोर्स यूरेटर्स होते हैं, क्लोएका उनके पास नई चीज़ है जो ह्यूमन पास नहीं होती, और यूरिनरी ब्लैडर होते हैं. दीज आर कॉम्पैक्ट डार्क रेड एंड बीन लाइक स्ट्रक्चर. जब बीन लाइक स्ट्रक्चर की बात की जा रही है, इसका मतलब किडनी की बात की जा रही है ना. किडनी बीन लाइक स्ट्रक्चर का होता है, कुछ ऐसा. ठीक है, ठीक है. बीन लाइक स्ट्रक्चर सिचुएटेड लिटिल पोस्टीरियरली इन द बॉडी कैविटी ऑन बोथ साइड्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम. इसका क्या मतलब है, इसको मैं समझाती हूँ एक बार. सबसे पहले पोस्टीरियर मतलब क्या होता है? पोस्टीरियर मतलब कि होता है नीचे की साइड. पोस्टीरियर मतलब नीचे. ठीक है, तो ये क्या बोलना चाह रहा है? पोस्टीरियरली इन द बॉडी कैविटी. बॉडी कैविटी में कहाँ पे? बोथ साइड्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम. तो ये वर्टिब्रल कॉलम है, ये वर्टिब्रल कॉलम है. एक साइड यहाँ पे किडनी है, एक साइड यहाँ पे किडनी है. ठीक है, नेक्स्ट वर्टिब्रल कॉलम. ईच किडनी इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स कॉल्ड यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या फिर नेफ्रॉन्स. तो जो हमारी किडनी होती है वो किससे बनी होती है? क्या होते हैं किडनी में? हमें पता है नेफ्रॉन्स होते हैं. ठीक है, नेफ्रॉन्स क्या क्या काम आता है? अपन इसको पूरा पढ़ते जाते हैं. सबसे पहले हमारी किडनी में बहुत सारे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं, और नेफ्रॉन्स ही जो होते हैं मेन काम करते हैं किडनी का, इसलिए उन्हें स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बोलते हैं. और उनका एक और नाम क्या है? यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या फिर नेफ्रॉन्स. ठीक है, 2 यूरेटर्स इमर्ज फ्रॉम द किडनी इन द मेल फ्रॉग. अच्छा, यहाँ पे मेल फ्रॉग क्यों लिखा गया है? क्या फीमेल में यूरेटर्स नहीं होते? ऑफ कोर्स होते हैं, बट इसका रीज़न ये बताना चाह रहा है कि जब मेल फ्रॉग है उसमें जो यूरेटर्स होते हैं वो यूरिनोजेनाइटल डक्ट का काम करते हैं. तो यूरिनोजेनाइटल डक्ट क्या होती है? यूरिनोजेनाइटल डक्ट मतलब एक ऐसी डक्ट जिससे यूरिन भी पास हो जाए और साथ ही में स्पर्म्स भी पास हो जाएं. यानी कि वो एक कॉमन डक्ट है स्पर्म्स के लिए भी और यूरिन के लिए भी. बट इन द केस ऑफ फीमेल फ्रॉग ऐसा नहीं है. फीमेल फ्रॉग में जो अपने ओविडक्ट होती है वो अलग होती है, एंड अपनी यूरिन पासिंग के लिए जो अपनी यूरेटर होती है वो अलग होती है. ठीक है, द यूरेटर्स एक्ट एज यूरिनोजेनाइटल डक्ट विच ओपन्स इनटू द क्लोएका. जो कि कहाँ पे ओपन होती है? क्लोएका में. अब इसका डायग्राम देखते हैं, देन अपन समझते हैं, इजी पड़ेगा. ये देखो यहाँ पे ये देखो, ये दिख रही है 2 किडनी है. देन उसके बाद ये है यूरिनोजेनाइटल डक्ट. इसी के थ्रू क्या हो रहा है? स्पर्म्स भी आ रहे हैं एंड यूरिन भी आ रहा है. और फिर यहाँ पे क्लोएका है, और ये है अपना यूरिनरी ब्लैडर. ठीक है, कंटिन्यू करते हैं. ये समझ में आ गया. अब इन फीमेल्स द यूरेटर्स एंड ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इनटू द क्लोएका. ठीक है, इसका भी दिखा दूंगी. थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर इज प्रेजेंट इन द वेंट्रल टू द रेक्टम. ये देख लो. ठीक है, विच ऑल्सो ओपन इनटू द क्लोएका. देखो ये भी क्लोएका में ओपन हो रहा है. देखो यहाँ से यूरिनोजेनाइटल डक्ट क्लोएका में ओपन हो रही है. देन यहाँ पे ये भी क्लोएका में ओपन हो रहा है. ठीक है, द फ्रॉग excrete urea and thus
इज़ अ यूरियोटैलिक एनिमल। तो जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, जिनका एक्सक्रीशन में जो प्रोडक्ट होता है वो यूरिया होता है, वो उनको अपन बोलते हैं यूरियोटेलिक एनिमल्स। देन उसके बाद अपना जो लाइक हम भी यूरियोटेलिक हैं बिकॉज हम यूरिया एलिमिनेट आउट करते हैं। Excretory waste are carried by the blood into the kidney where it is separated and excreted। ब्लड के थ्रू किडनी में आता है ब्लड में क्या होता है अपना एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है, तो वो ब्लड किडनी में आता है। किडनी में क्या होता है, वहाँ पे सेपरेट किया जाता है किसको, वेस्ट को, किससे, ब्लड से, एंड देन उसको एक्सक्रीट कर दिया जाता है। ठीक है, द सिस्टम ऑफ, अच्छा यहाँ से अब देखो, यहाँ से स्टार्ट हो गया अपना नर्वस सिस्टम। यहाँ पे एलिमिनेशन ख़त्म। एलिमिनेशन के लिए एक बार मैं आपको फीमेल वाला भी दिखा देती हूँ। ये देखो, इसको समझ में आएगा आपको देखेंगे तो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपने को समझ में आ रहा है कि ये जो है अपना, ये है ओविडक्ट। इसकी ओपनिंग अलग से हो रही है। ठीक है, ये ओविडक्ट है। इसकी ओपनिंग भी क्लोएका में हो रही है बट अलग से हो रही है, सेपरेटली हो रही है। देन उसके बाद अपन को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे है अपना यूरेटर। ये यूरेटर है, इसकी ओपनिंग अलग से हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों सेम चीज़ नहीं होती। यहाँ पे ओविडक्ट अलग होती है एंड यूरेटर अलग होती है। मेल के केस में दोनों यूरेटर के थ्रू ही स्पर्म्स और यूरिन दोनों ट्रैवल करते हैं। ठीक है, यहाँ से है जो अपना, यहाँ तक अपना एलिमिनेशन ख़त्म हो गया है यहाँ पे। अब यहाँ से अपना स्टार्ट होता है क्या, नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको खुद से अलग से बता देती हूँ, उसको आप समझ लीजिए, फिर आपको ये थोड़ा इजीली समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ से जो मैं बता रही हूँ नोट थोड़ा सा आप अपने हिसाब से करते जाइएगा, मैं पूरा नहीं लिख पाऊंगी, मेरे पास सारा स्पेस नहीं है। ठीक है, चलो, सबसे पहले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में दो सिस्टम्स आते हैं। एक होता है न्यूरल या फिर नर्वस सिस्टम। ठीक है, दूसरा होता है एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम के अंदर 3 सिस्टम और आते हैं। मैं थोड़ा गंदे तरीके से बना रही हूँ, सही से करना। CNS, PNS एंड लास्ट होता है ANS। ठीक है, CNS, PNS एंड ANS। CNS होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ANS होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, जो CNS है उसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ते हैं अपन। PNS और ANS के बारे में थोड़ा सा बताया गया है बुक में, तो उसको पहले एक बार देख लेते हैं। जो PNS होता है उसमें 2 टाइप के नर्व्स होते हैं, एक होता है क्रेनियल नर्व्स और एक होते हैं स्पाइनल नर्व्स। जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो 10 पेयर की होती हैं, उसमें 10 पेयर्स होते हैं। क्रेनियल नर्व्स में 10 पेयर्स होते हैं, 10 पेयर होते हैं। ठीक है, देन होता है अपना क्रेनियल नर्व हो गए जो कि ब्रेन से निकले, फिर होते हैं स्पाइनल नर्व्स, उसमें भी 10 पेयर होते हैं और वो कहाँ से निकलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है, अब अपन बात करते हैं ANS के बारे में। ANS में 2 सिस्टम्स आते हैं। ANS में 2 सिस्टम्स आते हैं। ठीक है, ANS में एक होता है सिंपैथेटिक सिस्टम और दूसरा होता है पैरासिम्पैथिक सिस्टम। ठीक है, ANS में होता है एक सिंपैथेटिक सिस्टम और दूसरा होता है पैरासिम्पैथिक सिस्टम। एक होता है सिंपैथेटिक सिस्टम, लिख लेते हैं। देखो, एक होता है सिंपैथेटिक सिस्टम, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है, जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है उसके बारे में और जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है उसके बारे में डिटेल में बिल्कुल भी नहीं गिवन है, तो हमें ये पढ़ने की अभी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। ये 10th में हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, ये बस एक बेसिक इंट्रोडक्शन था ताकि आपको आगे की चीज़ें समझ में आए। CNS को अभी हम लोग एक बार और करेंगे अच्छे से, बस अभी मैंने इसका फुल फॉर्म ही बताया क्योंकि। एंड फिर उसके बाद अपन का क्या होता है, एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, उसके बाद अपना होता है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन से क्या समझ में आता है, एंडोक्राइन मतलब क्या, ग्लैंड्स की बात की जा रही है। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम मतलब ग्लैंड्स की बात की जा रही है। तो ये जो होती हैं ये होती हैं वेल डेवलप्ड ग्लैंड्स। ठीक है, और ग्लैंड्स क्या सीक्रेट करती हैं, हॉर्मोन्स। इनकी ग्लैंड मतलब जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो क्या सीक्रेट करती हैं, हॉर्मोन्स, जैसे कि पिट्यूटरी, पीनल ग्लैंड। ठीक है, थायराइड, ये सब आप 10th में पढ़ के आए हो। थायराइड हो गया, देन थाइमस हो गया, पैराथायराइड हो गया, एड्रीनल हो गया, पेनक्रिएटिक हो गया। ठीक है, ये सारी ग्लैंड्स जो होती हैं ये किस में प्रेजेंट रहती है, एक फ्रॉग में प्रेजेंट रहती है। और पेनक्रिएटिक में भी किसकी, इसलेट एंडोक्राइन होती है। ठीक है, पेनक्रिएटिक में भी जो आइसलेट होती है वो एंडोक्राइन होती है। ठीक है, गोनैड्स हो गए, ये सब क्या करते हैं, हॉर्मोन्स को सीक्रेट करते हैं। ठीक है,
अब एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं अपन। चलो अपन कंटिन्यू करते हैं। द सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज हाईली इवॉल्व्ड इन द फ्रॉग. It includes both neural system and endocrine system. The chemical coordination of various organs of the body is achieved by hormones which are secreted by the endocrine glands. यानी कि जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है बॉडी में वो हॉर्मोन्स के थ्रू होती है, और हॉर्मोन्स जो होता है वो कौन सीक्रेट करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स. मैंने अभी आपको बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम बताए थे, वो सारे नाम यहाँ पे गिवन है, ठीक है, इसलिए मैंने वहाँ नहीं लिखवाया. चलो इस चीज़ को एक बार यहाँ से लेके थोड़ा सा कहाँ तक, वेट, यहाँ तक थोड़ा सा ध्यान देना. ये सब क्या है? नेम्स हैं, ठीक है. चलो कंटिन्यू करते हैं. द प्रोमिनेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स फाउंड इन फ्रॉग्स आर पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पीनल, देन पेनक्रिएटिक आइसलेट एंड रीनल ग्लैंड्स एंड गोनैड्स. ठीक है, इनको याद कर लो, आ सकता है पूछने को. कौन कौन से होते हैं फिर से एक बार रीड करते हैं. पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस होता है, पीनल ग्लैंड होता है या पीनल बॉडी बोल दो, पेनक्रिएटिक आइसलेट होते हैं, ठीक है, पेनक्रिएटिक आइसलेट. अब एड्रीनल होते हैं और गोनैड्स होते हैं, ठीक है. द नर्वस सिस्टम इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम. देखो यहाँ मैंने बताया था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें कौन आता है? ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है. इसको अच्छा मैंने अभी नहीं समझाया ना. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आते हैं और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं. देन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसमें कौन आता है? देखो क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व की बात की गई है. देन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसमें कौन आता है? सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक. ये सब मैंने आपको बता दिया, ठीक है. देन देयर आर 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइजिंग, देयर आर 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम ब्रेन. ठीक है, ये देखो 10 पेयर्स मैंने बताया था, 10 पेयर्स होते हैं किससे? ब्रेन से अराइज करने वाले. देन उसके बाद क्या है? ब्रेन इज एनक्लोज इन अ बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्रेन बॉक्स. ऑफ कोर्स जो ब्रेन होता है, लाइक हमारा भी ब्रेन किसमें किसमें एनक्लोज्ड है? तो वो है ब्रेन बॉक्स यानी कि क्रेनियम. इसलिए उनसे जो 10 पेयर्स के नर्व्स निकलते हैं उसको अपन क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं. तो जो हमारा ब्रेन रहता है वो बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है, उसको संभाल के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसलिए उसको एक बड़े सारे, मतलब बड़े तो नहीं, मतलब एक बहुत मजबूत ब्रेन बॉक्स में रखा जाता है जिसको अपन बोलते हैं क्रेनियम. ठीक है. द ब्रेन इज डिवाइडेड इंटू फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन. चलो अब इसको थोड़ा सा अपन समझते चलते हैं, ठीक है. देखो जो अपना ब्रेन होता है वो डिवाइडेड रहता है 3 पार्ट्स में. किसमें? फोर ब्रेन में, मिड ब्रेन में और हाइंड ब्रेन में. ठीक है. फिर जो फोर ब्रेन होता है वो क्या क्या इंक्लूड करता है? उसमें कौन कौन होता है? उसमें होता है ऑल्फैक्टरी लोब्स, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर, अनपेयर्ड डायनसेफेलॉन. इसके लिए मैं एक अलग से, पहले मैं यहाँ से रीड करवा के अलग से लिखवा भी दूंगी, ठीक है. जो फोर ब्रेन होता है उसमें कौन कौन आते हैं? ऑल्फैक्टरी लोब्स आते हैं, ऑल्फैक्टरी लोब्स आते हैं. देन पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर. अच्छा, ऑल्फैक्टरी लोब्स को नॉर्मल लिखा गया है, देन अपना ये पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर बोला गया है. इसका क्या मतलब है? ये सब अगर आप 10th में पढ़े हैं तो आपको याद होगा, नहीं तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ. अच्छा हाँ, एक चीज़ और कि जो ऑल्फैक्टरी लोब होते हैं ना वो भी पेयर्ड होता है, यहाँ पे गिवन नहीं है बट वो पेयर्ड होता है. एंड अनपेयर्ड डायनसेफेलॉन. ठीक है. अब इसको थोड़ा सा अपन समझते चलते हैं साथ साथ में. देखो ये अपना एक ब्रेन है, ठीक है. देन ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है. ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं. एक होता है फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन और एक होता है हाइंड ब्रेन. ठीक है. जो फोर ब्रेन होता है उसमें पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर होती हैं. पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर का क्या मतलब है? वेट, 3 पार्ट्स है ना. पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है. देन पेयर्ड ऑल्फैक्टरी लोब्स होते हैं. ऑल्फैक्टरी लोब्स क्या करते हैं? ऑल्फैक्टरी लोब्स स्मेल को वो करते हैं, सेंसिटिव होते हैं, ठीक है. ऑल्फैक्टरी लोब्स होते हैं.
देन अनपेयर्ड डायनसेफेलॉन होता है। ये सब आप 10th में पढ़ के आए हो, इसलिए यहाँ पे डिटेल में नहीं बताया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है अपना मिड ब्रेन होता है। मिड ब्रेन में होता है सिर्फ एक पेयर्ड ऑप्टिक लोब, ठीक है। मिड ब्रेन में बस एक पेयर्ड ऑप्टिक लोब होता है, देखो मिड ब्रेन is characterized by a paired optic lobe और hind brain consists of cerebellum, medulla oblongata and one more thing, अच्छा वो humans में रहता है, नहीं, cerebellum और medulla oblongata, ठीक है। ये देखो, ये मैंने लेकर आई हूँ मैं यहाँ पे ब्रेन, फ्रॉग का ब्रेन उठा के ले आई मैं। देखो यहाँ पे समझ में आएगा। ऑल्फैक्टरी लोब्स की हमने बात की थी, याद है? तो ऑल्फैक्टरी लोब, सबसे पहले फोर ब्रेन की बात करते हैं। आपको याद है ना क्या क्या पढ़ा था हमने? फोर ब्रेन में पेयर्ड ऑल्फैक्टरी लोब्स होती हैं, देन पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है, और अनपेयर्ड क्या होता है? डायनसेफेलॉन हमने पढ़ा था। अब यहाँ पे दिखाते जाती हूँ, देखो ऑल्फैक्टरी लोब्स दिख रही हैं, ये देखो, ये एक है, ये दो है, ये पेयर्ड है कि नहीं है? ये देखो ऑल्फैक्टरी लोब पेयर्ड है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सेरिब्रल हेमिस्फीयर को देखो यहाँ पे, ये एक है, ये दो है, देखो ये ऑल्फैक्टरी लोब यहाँ पे प्रेजेंट रहती है। ये देखो यहाँ पे से देखो, अंदर से दिख रहा है, ये एक ऑल्फैक्टरी लोब है, एक दूसरी, ये दूसरी है। देन उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने पढ़ा था अनपेयर्ड डायनसेफेलॉन। तो ये देखो डायनसेफेलॉन यहाँ पे, क्या ये पेयर्ड है? यहाँ इस पॉइंट पे देखो, रुको, इस पॉइंट पे देखो, क्या ये पेयर्ड है? यहाँ पे कुछ पेयर्ड है क्या? नहीं है। और हमने ऑप्टिक लोब को पढ़ा था मिड ब्रेन के पार्ट में। यहाँ पे देखो, ये ऑप्टिक लोब है और ये भी ऑप्टिक लोब है, ये क्या है? पेयर्ड है। देन हमने पढ़ा था मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा ये रहा, ये वाला पार्ट। हमने पढ़ा था सेरिबेलम, सेरिबेलम ये रहा, हाइंड ब्रेन में पढ़ा था हमने। आ गया समझ में? चलो The medulla oblongata passes through the foramen magnum and continues into spinal cord which is enclosed in the vertebral column. जो foramen magnum जो है वो हमारी मतलब वो फ्रॉग्स के स्कल में एक ओपनिंग है जो कि कनेक्ट करती है किसको? अपने जो मेडुला है उसके थ्रू जाती है, मतलब एक ओपनिंग है, समझ जाओ ना। तो मेडुला उसके थ्रू, जैसे ये एक ओपनिंग है, ये एक ओपनिंग है, तो मेडुला इसके थ्रू जाती है अंदर और जाके कहाँ कनेक्ट हो जाती है? स्पाइनल कॉर्ड से। मेडुला का काम क्या होता है? वो ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करती है, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड कहाँ रहती है? वो वर्टिब्रल कॉलम में एनक्लोज्ड रहती है। अब यहाँ पे फ्रॉग्स हैव डिफरेंट सेंसरी ऑर्गन्स जिसके नाम है, जैसे कि टच के लिए जो सेंसरी ऑर्गन होता है उसको अपन बोलते हैं पेपिले। उसका नाम क्या है? पेपिले, ठीक है। देन टेस्ट के लिए जो सेंसरी ऑर्गन है, उस मतलब टेस्ट के लिए जो होता है उसको बोलते हैं टेस्ट बड्स, ठीक है। स्मेल के लिए होता है नेसल एपिथीलियम, जो हमारे हमारे भी नेजल एपिथीलियम पाया जाता है, मतलब वहाँ पे नोज़ के अपर पार्ट में नेजल एपिथीलियम होती है। देन स्मेल के लिए होता है नेजल एपिथीलियम। विजन के लिए आइज़ है ऑफ कोर्स। हियरिंग के लिए है टिम्पेनम विद इंटरनल ईयर्स। अच्छा, ये मैंने पहले बता दिया है आपको, है ना। ये मैंने इंट्रोडक्शन में जब मैं थोड़ा सा मॉर्फोलॉजी वगैरह पढ़ा रही थी या फिर बेसिक कैरेक्टर्स जो मैं बता रही थी तब ये पढ़ाया था मैंने। टिम्पेनम होते हैं मे बी, ठीक है, मतलब मे बी मतलब याद से मैंने पढ़ाया था। चलो ठीक है। फ्रॉग्स जो होते हैं उनके सेंसरी में जो टच के लिए सेंसरी ऑर्गन होता है उसको बोलते हैं सेंसरी पेपिले। देन उसके बाद जो टेस्ट के लिए होते हैं वो होते हैं टेस्ट बड्स। जो होते हैं स्मेल के लिए उनको बोलते हैं नेजल एपिथीलियम। देन जो विजन के लिए होते हैं आइज ऑफ कोर्स। हियरिंग के लिए उनके पास ईयर्स जो होती हैं आउटर ईयर्स नहीं होती हैं, उनके पास होती हैं टिम्पेनम विथ इंटरनल ईयर्स, ठीक है। आउट ऑफ दीज आइज एंड इंटरनल ईयर्स आर वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर्स, यानी कि इतने सारों में सिर्फ और सिर्फ जो आइज़ है और जो ईयर्स हैं इंटरनल ईयर्स वही जो है वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं, और बाकी सब जो है वो सेलुलर एग्रीगेशन है, ठीक है, लेस डेवलप्ड है, ठीक है।
बाकी सब क्या है, सेलुलर एग्रीगेशंस है। खाली विजन यानी सिंपल आई जो होती है उनकी, जो टिम्पेनम और इंटरनल ईयर जो होती हैं वही जो होते हैं अपने वो होते हैं क्या, वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर होते हैं। बाकी जो सेंसरी पैपिले हो गए, टेस्ट बर्ड्स हो गए, ऑल्फैक्टरी एपिथीलियम हो गई, ऑल्फैक्टरी एपिथीलियम बोल दो या फिर नेजल एपिथीलियम, एक ही बात है, ठीक है। वो सब क्या होते हैं अपने लेस डेवलप्ड होते हैं, सेलुलर एग्रीगेशन है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, थोड़ी सी आइस के बारे में पढ़ेंगे, किसकी, नर्व एंडिंग के अराउंड जो अपनी रहती है सेलुलर एग्रीगेशन रहती है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आइस के बारे में, किसके, फ्रॉग के बारे में, ठीक है। आइज इन अ फ्रॉग आर पेयर ऑफ स्पेरिकल स्ट्रक्चर सिचुएटेड इन द ऑर्बिट इन स्कल। जो हमारी स्कल है उसकी ऑर्बिट की बात की जा रही है, वहाँ पर इनकी आइज जो रहती है सिचुएटेड रहती है। दीज आर सिंपल आइज, सिंपल आइज होती है मतलब कि पोजेसिंग ओनली वन यूनिट्स। जो अपन कॉकरोच की बात की जाती है ना, तो उनमें बहुत सारे यूनिट्स होते हैं आइज में, ठीक है। तो इनकी जो होती है सिंपल आई होती है। एक्सटर्नल ईयर जो रहता है वो एब्सेंट रहता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्सटर्नल ईयर्स जो रहते हैं वो एब्सेंट रहते हैं, ठीक है। गलत जगह लगा दिया ना मैंने, एक्सटर्नल ईयर्स एब्सेंट रहते हैं फ्रॉग्स में। ओनली टिम्पेनम कैन बी सीन एक्सटर्नली। टिम्पेनम जो होती हैं जिनसे वो लोग सुनते हैं वो ही एक्सटर्नली दिखती है। द ईयर इज़ एन ऑर्गन ऑफ हियरिंग एज वेल एज बैलेंसिंग। जो ईयर है, जो ईयर ऑर्गन है वो इंटरनल ईयर जो मतलब उनके जो ऑर्गन हैं वो क्या करती हैं, हियरिंग के काम भी करते हैं और साथ साथ बैलेंसिंग का काम भी करते हैं, ठीक है। ईयर्स क्या काम करते हैं, हियरिंग का तो करते ही हैं, एज वेल एज आपने बोला था कि अभी तो ईयर एब्सेंट है बेटा, एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट है, इंटरनल नहीं है, ठीक है। तो जो अपना ईयर होते हैं वो बैलेंसिंग के भी काम करते हैं। बैलेंसिंग मतलब इक्विलिब्रियम, ठीक है, मतलब फ्रॉग को बैलेंस बनाने में, और हियरिंग का भी काम करते हैं। देन अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और यही लास्ट पार्ट है फ्रॉग का। उसके बाद ये चैप्टर आई थिंक सो ख़त्म हो जाता है, एक बार देख लेते हैं। फ्रॉग्स हैव वेल डेवलप्ड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं उसमें उसके जो ऑर्गन्स होते हैं उसमें पहला होता है पेयर ऑफ येलोइश ओवॉइड टेस्टिस। येलोइश कलर का होता है, ओवॉइड शेप का होता है, टेस्टिस होता है, विच आर found adhered to the upper part of the kidney by a double fold of peritoneum called mesorchium। इसका क्या मतलब है, सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि किडनी के जस्ट ऊपर वो अटैच्ड रहता है। कौन, टेस्टिस किडनी से अटैच्ड रहता है। किसके थ्रू अटैच्ड रहता है, अटैच किसके थ्रू रहता है, जो अपनी डबल फोल्ड है किसकी, पेरिटोनियम की, पेरिटोनियम बॉडी वॉल, ठीक है, उसकी जो डबल फोल्ड है उसको अपन बोलते हैं मिजोरकियम। तो जो किडनी से टेस्टिस अटैच्ड रहता है वो मिजोरकियम के थ्रू अटैच्ड रहता है, ठीक है। वासा एफ्रेंशिया जो होती हैं वो 10 से 12 होती हैं नंबर में, जो कि टेस्टिस से अराइज करती हैं, टेस्टिस से निकलती हैं और वो किडनी में एंटर करके बिडर्स कैनाल में निकल जाती हैं, ठीक है, वहाँ पे ओपन हो जाती हैं। चलो यहाँ से अब हम लोग थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं तो ईजी पड़ेगा समझने में। यहाँ देखोगे तो ये है 10 से 12, देखो वासा एफ्रेंशिया, दो मतलब यहाँ पे 4-5 ही दिखाए गए हैं बट बहुत सारे होते हैं, ठीक है। 10 से 12 वासा एफ्रेंशिया होती हैं। देन जो बिडर्स कैनाल की बात की गई थी, बिडर्स कैनाल किसको बोला जा रहा है, ये जो यहाँ पे दिख रही है, रुको, ये जो आपको अंदर में ये दिख रही है, ये इसको मैं ना ये इसको बिडर्स कैनाल बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बिडर्स कैनाल बोलते हैं। देन यहाँ पे देखो बिडर्स कैनाल के बाद वहाँ से क्या निकल रहा है, देखो ये यूरेटर निकल रहा है जिसको यूरिनोजेनाइटल डक्ट बोलते हैं, बिकॉज इससे क्या क्या स्पर्म्स प्लस यूरिन बाहर आता है, ठीक है। देन ये क्लोएका है, डायग्राम आपने देख लिया। ये ऊपर में वैसे फैट बॉडीज़ भी रहती हैं, यहाँ पे जो ऊपर में फैट बॉडीज़ गिवन है ना ये, ठीक है। चलो अब रीड करते हैं। एनसीईआरटी साथ में खोल के बैठे रहते तो आप लोग ईजी पड़ता। चलिए यहाँ पे हमने देख लिया, चलिए अब देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे कहाँ तक पहुँचे थे अपन कि हाँ, डबल फोल्ड पेरिटोनियम होते हैं जिसको अपन मिजोरकियम बोलते हैं, जिससे जो टेस्टिस होती हैं वो अपर पार्ट ऑफ किडनी पे अटैच्ड रहती हैं। वासा एफ्रेंशिया 10 से 12 होते हैं नंबर में, टेस्टिस से अराइज करते हैं और फिर वो कहाँ जो होती हैं वो कहाँ एंटर हो जाती हैं, किडनी में, ऑन देयर साइड एंड ओपन्स इनटू द कहाँ पे, बिडर्स कैनाल,
वैसे किसकी बात की जा रही है, कौन एंटर होता है किडनी में, वासा एफरेंशिया की बात की जा रही है। वो किडनी में एंटर करती हैं और देन वो वहाँ से कहाँ ओपन हो जाती हैं, बिडर्स कैनाल में। ये देखो यहाँ पे समझ में आ रहा है ना कि ये देखो ये निकल रही है वासा एफरेंशिया, कहाँ जा रही है, तो किडनी में तो जा रही है, किडनी में। और कहाँ ओपन होती है, ये बिडर्स कैनाल है, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये है अपनी आखिरी पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलो, फाइनली इट कम्युनिकेट्स विथ यूरिनोजेनाइटल डक्ट। यूरिनोजेनाइटल देखो मैंने बताया था ये किडनी है, ये बिडर्स कैनाल है, फिर यहाँ से कौन निकलता है, यूरिनोजेनाइटल डक्ट निकलता है, जो कि कहाँ खुलता है, क्लोइका में खुलता है, ये बताया था ना मैंने, मतलब दिखाया भी था, ठीक है। यूरिनोजेनाइटल डक्ट दैट कम्स आउट ऑफ द किडनी एंड ओपन्स इनटू द क्लोइका। द क्लोइका इज अ स्मॉल, छोटा है, मीडियम चैम्बर दैट इज़ यूज टू पास फीकल मैटर। एक ऐसा चैम्बर है जिससे फीकल मैटर भी पास होता है, देन उसके बाद यूरिन भी पास होता है, स्पर्म्स भी पास होते हैं, कहाँ, बाहर। जो क्लोइका होता है उसी के थ्रू अपने जो फीकल मैटर हो गए, जो यूरिन हो गया, स्पर्म्स हो गया, वो सब क्या होते हैं, पास होते हैं। देन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो रहता है उसमें पेयर ऑफ ओवरी रहती है, टेस्टिस तो रहेंगे नहीं, ठीक है, ओवरी रहेगी ना, ओवरी रहती है। ओवरी जो रहती है वो किडनी के पास में सिचुएटेड रहती है, ठीक है। ओवरीज जो रहती हैं किडनी के पास में सिचुएटेड रहती हैं एंड देयर इज़ नो फंक्शनल कनेक्शन विद द किडनी ऑफ द ओवरी। तो ओवरी का कोई भी फंक्शनल कनेक्शन नहीं है इससे, किडनी से। लेकिन हमने देखा था कि जो अपने वो होते हैं क्या बोलते हैं, मेल्स, उसमें टेस्टिस और किडनी जो रहती हैं उनके बीच में फंक्शनल कनेक्शन रहता है, था ना, हमने देखा था ना। यहाँ पे ऐसा कुछ सीन नहीं है, देयर इज़ नो फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन द किडनी एंड ओवरी। चलो, अ पेयर ऑफ ओविडक्ट अराइजिंग फ्रॉम द ओवरीज। ओवरीज से ओविडक्ट अलग से निकलती हैं, मैंने दिखाया भी था, ठीक है। ओवरीज ओपन इनटू द क्लोइका सेपरेटली, यानी कि उसमें कोई भी एक ऐसा नहीं है कि एक ही डक्ट है, यूरिन के अलग है यूरेटर और ओविडक्ट अलग है, ठीक है। अ मैच्योर फीमेल कैन ले, एक मैच्योर फीमेल कम से कम जो अपनी 2500 से लेके 3000 यानी कि 2500 टू 3000 ओवा एट अ टाइम, वो 2500 से 3000 ओवा एक टाइम पे ले कर सकती है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का क्या मतलब होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल बताना चाह रहा है, मतलब इसका क्या मतलब हुआ, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, इसका मतलब ये है कि जो उनके जो फर्टिलाइजेशन होती है, फ्यूजन जो होती है, फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ स्पर्म्स एंड ओवा, वो बाहर होती है बॉडी के, वो बॉडी के अंदर नहीं होती है। ह्यूमंस में फर्टिलाइजेशन अंदर होती है, बट फ्रॉग्स के केस में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो बॉडी के बाहर होता है, इसलिए उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बॉडी के बाहर कहाँ होता है, पानी में, वाटर में, ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन वाटर। देन डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स लार्वल स्टेज कॉल्ड टेडपोल। टेडपोल अंडरगोस मेटामॉर्फोसिस टू फॉर्म द एडल्ट। तो जो टेडपोल होती है वो मेटामॉर्फोसिस के थ्रू मेटामॉर्फोसिस करके एडल्ट बन जाती है। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, इसका क्या मतलब है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है कि पहले वो टेडपोल लार्वा जो होगी वो मेटामॉर्फोसिस यानी कि चेंज इन मॉर्फोलॉजी, बहुत सारी चेंज इन मॉर्फोलॉजी के बाद कन्वर्ट हो जाएगी एडल्ट फ्रॉग में। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट डेवलपमेंट का क्या केस है, जो डायरेक्ट डेवलपमेंट जैसे ह्यूमंस में होती है कि जैसे जो बेबी है वो अपने पेरेंट्स के तरह ही, मतलब इंसान ही तो तरह दिखता है ना, वो कोई लार्वल स्टेज में तो नहीं होता है ना, फिर वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, दिखता तो इंसान की तरह है, बट फ्रॉग के केस में वो एक टेडपोल लार्वा दिखता है, ठीक है, टेडपोल लार्वा होता है, और वो बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं उसमें, और उसके बाद वो एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होता है, ठीक है। फ्रॉग्स आर बेनिफिशियल, अच्छा यहाँ पे देखो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बताई गई है फ्रॉग की। फ्रॉग्स आर बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड बिकॉज दे ईट इंसेक्ट्स एंड प्रोटेक्ट द क्रॉप। अच्छा, फ्रॉग्स क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं तो क्रॉप प्रोटेक्ट हो जाता है। फ्रॉग्स मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस बिकॉज दे सर्व एज एन इम्पॉर्टेंट लिंक ऑफ फूड चेन में ऑफ कोर्स फ्रॉग भी तो एक इम्पॉर्टेंट ही हुए ना। देन उसके बाद एंड फूड वेब इन द इकोसिस्टम,
इन सम कंट्रीज़ ऑफ कोर्स, कुछ कंट्रीज़ में जो मस्कुलर लेग्स होते हैं फ्रॉक्स के, उनको खाया जाता है, ठीक है, इज़ आर यूज्ड एज फूड बाय द मेन। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मैं थोड़ी सी चीज़ें जो पॉइंट आउट करना था वो बता देती हूँ, जिसको आप चाहो तो नोट कर लो इन्हीं पैराग्राफ से। जो अपने मेल्स होते हैं उसमें फंक्शनल कनेक्शन होता है किडनी और टेस्टिस का, फीमेल्स में नहीं होता है। एड्रीनल ग्लैंड एक पेयर की होती है जो कि मिड वेंट्रली लोकेटेड रहती है किडनी में, ठीक है, किडनीज पे। देन यूरिनरी ब्लैडर जो रहता है वो वेंट्रली लोकेटेड रहता है रेक्टम के, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारा ये चैप्टर होता है समाप्त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब नेक्स्ट चैप्टर हम आगे से कंटिन्यू करते हैं। चलिए, सब्सक्राइब करके जाना और जो डाउट होगा पूछ लेना, शेयर कर देना अपने दोस्तों को भी। टाटा।